वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स की द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स की एक नई वीडियो। दोस्तों आज द हिंदू के डायरी ऑफ इवेंट्स का पार्ट 3 है और वर्ल्ड अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से 4 घटनाओं की चर्चा करेंगे। चारों घटनाओं को एक बार मैं आप सबको बता देता हूं। दोस्तों पहली घटना की जो चर्चा हम करेंगे वह है ईरान में प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर के। दूसरी घटना चीन में लॉकडाउन के सख्त नियमों को लेकर के और कोविड का स्प्रेड कैसे दुनिया में होता है उसकी चर्चा करेंगे। प्लस तीसरी चर्चा दोस्तों हम करेंगे ब्राजील में नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। आप जानते होंगे या नहीं भी जानते फिर भी मैं बता देता हूं कि अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और 2022 में और लूला डी सिल्वा जो है वहां के ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। और चौथी चर्चा दोस्तों होगी हमारे पड़ोसी देश की, जो हमारा साउथ में पड़ोसी देश है सबसे नजदीकी श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की हम बातचीत इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके सभी घटनाओं की चर्चा करते हैं। पहले दोस्तों जैसा कि हर वीडियो के अंदर एक रिवाज होता है मेरे यहाँ कि मैं हर वीडियो को या किसी घटना को डिस्कस करने से पहले उस देश का जो मैप है वर्ल्ड पर उसकी भौगोलिक स्थिति को दिखाना नहीं भूलता। तो दोस्तों हम ईरान की चर्चा करेंगे। तो ईरान की चर्चा के अंतर्गत पहले जो है हम वर्ल्ड के अंदर ईरान की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद ईरान की थोड़ी सी बेसिक जानकारी, फिर इस चर्चा के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं ईरान वर्ल्ड के मैप के अंदर है कहां पे। दोस्तों मैप के अंदर ईरान की स्थिति देखेंगे। ये रहा आपका ईरान। दोस्तों मैप के अंदर ये जो देख रहे हैं वो ईरान है। दोस्तों ईरान का मैप डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ईरान जो है उसके आसपास के देश कौन कौन से हैं और उसकी बाउंड्री किन किन देशों की से लगती है। दोस्तों ईरान की बाउंड्री अगर पूर्व में बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है और इधर दोस्तों अरबियन सी, अरब सागर से भी ईरान की बाउंड्री लगती है। और ऊपर अगर उत्तर में हम बात करेंगे तो उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से ईरान की बाउंड्री लगती है और थोड़ा उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो आर्मेनिया, इधर अजरबैजान और इधर आर्मेनिया से भी ईरान की बाउंड्री टच होती है। उत्तर पश्चिम में दोस्तों टर्की मुख्य रूप से ईरान से और कैस्पियन सागर से उत्तर में जो है ईरान की सीमा लगती है। तुर्की को अब दोस्तों तुर्कीये बोलते हैं, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन अब तुर्की को तुर्कीये लिखा जाने लगा है। देखिए कैसे लिखेंगे, तुर्की ये ऐसे लिखा जाने लगा है। अब टर्की को, आपके तुर्की को ऐसे लिखा जाने लगा है तुर्कीये के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना। और ईरान की पश्चिम में जो है बाउंड्री लगती है इराक के साथ एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है ईरान। तो ये आपने देख लिया। और जो है दोस्तों पर्शिया की खाड़ी में जो है ईरान का एक बहुत बड़ा जो है कोस्टल एरिया बनता है, फारस की खाड़ी जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ईरान के बाउंड्री जो है किसके किसके लगती है। उत्तर में आर्मेनिया, अजरबैजान और कैस्पियन सागर तथा तुर्कमेनिस्तान से, और उत्तर पश्चिम में तुर्की से और पश्चिम में इराक से बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है ईरान। और इसके दक्षिण पश्चिम में दोस्तों फारस की खाड़ी है और दक्षिण में जो है अरबियन सी है, अरब सागर है। और अरब सागर के तट पर ये एक पोर्ट स्थित है ईरान का, चाबहार पोर्ट, जिसको भारत ने उसका एक हिस्सा जो है उसके साथ लिया है और उसको चाबहार पोर्ट को भारत अपने जो है व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए डेवलप कर रहा है। और चाबहार पोर्ट का भारत के लिए रणनीतिक महत्व भी है। और उत्तर पश्चिम पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दक्षिण पूर्व में ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों ये रही आपकी ईरान की मैप के अंदर लोकेशन। अब दोस्तों देख लेते हैं ईरान के अंदर राष्ट्रपति कौन है इस समय पे। दोस्तों ईरान के अंदर राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये शख्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के कहां के राष्ट्रपति हैं, ईरान के। तो ये आपको याद रखना है कि इब्राहिम रईसी जो है ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों ईरान की राजधानी जो है कहां है, तेहरान में। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ईरान में मुद्रा का नाम है ईरानी रियाल और वहां का चाबहार पोर्ट बहुत फेमस है, वो मैंने आपको बताया था। तो ये जो है दोस्तों ये प्रेसिडेंट है ईरान के, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। तो रईसी को आप याद रखना कि ये जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं।
आइए अब चलते हैं ईरान में प्रोटेस्ट किस बात पर हुआ उसकी चर्चा करते हैं। ईरान में प्रोटेस्ट, ईरान में प्रदर्शन हुआ। दोस्तों सितंबर 2022 को ईरान में एक युवती थी महसा अमीनी, जिनकी उम्र महज 22 वर्ष थी। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। दोस्तों पुलिस पर आरोप लगाया गया कि महसा अमीनी को हिजाब न पहनने और सिर को न ढकने की वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर 72 घंटे तक अपने हिरासत में रखा। उसके बाद जो है महसा अमीनी की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई और ऐसा आरोप जो है वहां की जनता द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता और न्याय के लिए देश के अंदर सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और ईरान की सरकार पर भी सवाल उठाए गए। दोस्तों ईरान में इस प्रदर्शन को ईरान का हिजाब आंदोलन नाम दिया गया, क्योंकि ये हिजाब न पहनने की वजह से ही महसा अमीनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उसी को लेकर के इसका नाम जो है हिजाब आंदोलन रख दिया गया। दोस्तों ईरान में जो ईरान का कानून है वह महिलाओं को नियमित पहनावे के साथ हिजाब या हेड स्कार्फ पहनने की सख्त सिफारिश करता है ईरान का कानून, और इसका पालन नहीं करने वाले को अब वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है, और अगर वो हिजाब पहने नहीं पाए जाते तो वहां पर गंभीर रूप से उनको दंडित भी किया जा रहा है। तो ये पूरी घटना थी दोस्तों। घटना के अंदर एक बात आपको याद रखनी है, महसा अमीनी यही एक महिला थी और ईरान से संबंधित जो बेसिक जानकारियां थी वो मैंने आपको दे ही दी। दोस्तों ईरान से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमारे लिए होनी चाहिए, चाबहार बंदरगाह, क्योंकि हम उसको हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है, तो और रणनीतिक रूप से चाबहार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। आइए देख लेते हैं चाबहार बंदरगाह को। दोस्तों चाबहार बंदरगाह की चर्चा हम करें इससे पहले चाबहार का जो मैप है वो देख लेंगे, तो हमारे लिए किस तरह से इंडिया से कनेक्ट होता है चाबहार वो देख लेंगे, तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा चाबहार बंदरगाह को समझना और उसकी लोकेशन को। दोस्तों मैप के अंदर आपको दिख रहा है कि ये चाबहार पोर्ट की लोकेशन है और ये है आपका ईरान जिसके दक्षिणी तट पर है चाबहार बंदरगाह, और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह। दोस्तों इसको चीन द्वारा डेवलप किया जा रहा है और यहीं से चीन जो है सीपेक जो है लेके आ रहा है, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, जो कि भारत के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है। चीन के सिंजियांग प्रांत से ग्वादर बंदरगाह तक एक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है चीन द्वारा डेवलप किया जा रहा है। उसी को काउंटर करने के लिए भारत द्वारा ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है और भारत के मुंबई बंदरगाह से चाबहार पोर्ट पर जो है सामान पहुंचाया जाएगा। और जब दोस्तों अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान के अंदर अभी जो तख्ता पलट हुआ था जो है, जब वहां पर जो है एक इस्लामिक रिजीम आई, वहां पर जब तख्ता पलट हुआ था तब भी और उससे पहले भी जो है भारत द्वारा अफगानिस्तान को सहायता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आई होप, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर, तो आपको जो है लोकेशन समझ में आ गई होगी। ये फारस की खाड़ी और ये देखिए ओमान और यहाँ सऊदी अरब। तो स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है चाबहार बंदरगाह इंडिया के लिए, ये आप समझ सकते हैं। युद्धक परिस्थितियों में अगर चाबहार बंदरगाह पर हमारी अच्छी एक्सेस होती है तो चीन और पाकिस्तान को यहाँ इस बंदरगाह को, जो ग्वादर बंदरगाह को, वो हम अच्छे से जो है दोस्तों टैकल कर पाएंगे इस समस्या को, और हम इस अच्छे से इनको जवाब दे पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चाबहार बंदरगाह हमारे लिए रणनीतिक रूप से कितना ज्यादा महत्व रखता है। मैप पर समझने के बाद आइए अब थोड़ी सी चाबहार बंदरगाह के बारे में मतलब थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। दोस्तों आपने देखा कि चाबहार जो बंदरगाह है वह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। ओमान की खाड़ी, वहां पे जो चाबहार बंदरगाह की लोकेशन थी उसके नीचे वाला जो हिस्सा था वो ओमान की खाड़ी थी। दोस्तों यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है, चाबहार बंदरगाह। दोस्तों यह ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में जो है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है। दोस्तों अफगानिस्तान के बाद ऊपर मध्य एशिया पड़ता है, जहां तुर्कमेनिस्तान जो है जैसे देश है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश हैं, तो वहां तक भारत की एक्सेस को चाबहार बंदरगाह के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। दोस्तों भारत जो चाबहार बंदरगाह है, भारत को समुद्री भूमि मार्ग का उपयोग करके
अफगानिस्तान में माल परिवहन में पाकिस्तान को बाईपास करने का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों जब हम चाबहार के लिए जाते हैं तो हमें अफगानिस्तान जो है सी रूट के द्वारा एक्सेस मिल जाती है। जब हम चाबहार तक जाते हैं उसके बाद वहां से लैंड के थ्रू जो है हम अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। हमें पाकिस्तान का उपयोग जो है नहीं करना पड़ता। दोस्तों अब हम बात करेंगे चीन में लॉकडाउन के बारे में। तो कोरोना के बाद वहां पे लॉकडाउन किस तरह से आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों चीन के मैप को देखने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम कर लेते हैं कि आखिर घटनाक्रम किस कंटेक्स्ट में डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों चीन में महामारी की शुरुआत से ही चीन जो है कोविड के खिलाफ सबसे सख्त रुख अपनाने वाली दुनिया की एक सख्त रिजीम रही, जो कि उसने कोविड के खिलाफ बहुत ही सख्त रुख अपनाया। दोस्तों चीनी सरकार द्वारा इस संबंध में जीरो कोविड पॉलिसी की नीति को अमल किया गया। वहां की सरकारें जो स्थानीय जो प्राधिकरण थे, जो वहां की अथॉरिटीज थी, उन्होंने सख्त लॉकडाउन नियमों का पालन जनता पर थोपा ताकि कोविड को जल्दी से जल्दी जो है वहां पे रिकवरी हो सके और कोविड से होने वाले नुकसान में जो है कमी की जा सके। दोस्तों चीन कोविड के वुहान शहर से ही जो है कोविड जो है चीन के वुहान शहर से ही प्रसारित होता है पूरी दुनिया में। तो आइए थोड़ा सा ना हम लोग चाइना का मैप देख लेते हैं इससे, और थोड़ी सी उसके बारे में कुछ जानकारी भी अर्जित कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा। दोस्तों आइए फटाफट चीन के मैप को देख लेते हैं। ये रहा आपका चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। और दोस्तों चीन की राजधानी ये रही आपकी बीजिंग। और चीन की लोकेशन देख लेते हैं कि उसके आसपास के बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से हैं। उत्तर में दोस्तों चीन की सीमा मंगोलिया से लगती है, और उत्तर में ही जो है चीन की सीमा रूस, ये रशिया है, आपको येलो पार्ट में दिख ही रहा होगा, और यहाँ भी रूस से चीन की सीमा लगती है। तो आप ये ध्यान रखना कि मंगोलिया जो है और रशिया और चीन के बीच में एक लैंडलॉक यानी कि स्थल रुद्ध देश है, यानी कि इसकी सीमाएं समुद्र से कहीं भी नहीं लगती। और दोस्तों उत्तर पश्चिम में चीन कजाकिस्तान के साथ भी अपनी ये बाउंड्री शेयर करता है, और किर्गिस्तान के साथ जो है पश्चिम में, और ताजिकिस्तान के साथ भी पश्चिम में चाइना अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो है गिलगित बल्तिस्तान के बगल में जो हिस्सा है वहां से चाइना अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और भारत के साथ एक लंबी बाउंड्री चीन शेयर करता है, प्लस नेपाल यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हिस्से में वो भारत और नेपाल के साथ चीन अपनी बाउंड्री शेयर करता है, प्लस भूटान यहाँ पर चीन का दक्षिण में एक पड़ोसी देश है। भूटान के साथ ही दोस्तों म्यांमार जो है, ये बर्मा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, म्यांमार के साथ भी दक्षिण पूर्व में चीन बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद लाओस के साथ भी जो है चीन अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यहां पर आपने लाओस दिखा होगा। और उसके बाद ये हनोई जो कि वियतनाम की राजधानी है, वहां पर भी चाइना अपनी बाउंड्री वियतनाम के साथ भी शेयर करता है। और दोस्तों दक्षिण चीन सागर ये आपको दिख रहा है, आजकल चर्चा में भी रहता है। यहाँ पर किस तरह से कृत्रिम द्वीपों का निर्माण चाइना कर रहा है, और फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश उसका जो है किस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये भी आए दिन चर्चा में रहता ही है। प्लस दोस्तों जो है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन आपको याद ही होंगे, तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पर जो है चाइना का पड़ोसी जो है प्रशांत के अंदर पड़ता है, कि जो है, और ये सी ऑफ जापान है, जापान सागर, ये जापान देश है। यहाँ पर जो है आपको समझ में, और ये जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है, यहाँ पर रशिया का एक शहर है व्लादिवोस्टोक। तो व्लादिवोस्टोक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि व्लादिवोस्टोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, यहां तक। तो आप समझ गए होंगे कि चीन जो है कितने लगभग 13 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक बार फटाफट क्विकली उसका नाम ले लेते हैं। चीन दोस्तों मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ, और भारत, नेपाल, भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, प्लस जो है म्यांमार, बर्मा, और उसके बाद लाओस, वियतनाम के साथ, और नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी बाउंड्री चीन शेयर करता है। और दोस्तों साउथ चाइना सी में चीन को बहुत बड़ा एक्सेस हासिल है सी रूट का। तो ये आप
जो है बिल्कुल एकाधिकार रखता है चाइना, साउथ चाइना सी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इतनी जानकारी जो है आई होप पसंद आई होगी। और दोस्तों चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी मैं फोटो आपको दिखा दूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। दोस्तों इन्हें कौन नहीं जानता होगा, ये है फादर ऑफ कोरोना मिस्टर सी जिनपिंग। जो है सी इनको ऐसे बोलो और जिनपिंग जो है जिनपिंग, इनका दोस्तों सी जिनपिंग नाम है और बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हैं, दुनिया के कम्युनिस्ट व्यक्ति हैं। और चीन की राजधानी मैंने आपको बता ही दिया था बीजिंग, और ये चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग साहब। और चीन का रुपया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चीन के रुपया का नाम है रेनमिनबी, उसको चीनी युआन भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि रेनमिनबी या चीनी युआन जो है चीन की करेंसी का नाम है। तो दोस्तों फादर ऑफ कोरोना आपको कैसे लगे इसको कमेंट में आप बताते रहना। और अब चलिए चलते हैं मुख्य चर्चा की ओर, क्योंकि ये चर्चा थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। इसमें आपको जानकारी का बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं चीन में लॉकडाउन कैसा रहा। दोस्तों तो ये रही चीन में लॉकडाउन की स्टोरी। इतनी चीन ने अपने कोविड के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी नीति अपनाई, उसके स्थानीय अधिकरणों ने भी लॉकडाउन के सख्त नियमों को जनता के ऊपर लादा और उन्हें जो है जबरदस्ती उसका पालन करवाया गया। आइए कोविड का थोड़ा सा प्रसार देख लेते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का प्रकोप तब सामने आया जब 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में वृद्धि हुई और इस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी सूचना भी जो है प्राप्त होती है। दोस्तों जब WHO को इसकी सूचना मिलती है उसके बाद WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया और शीघ्र ही यह बीमारी दोस्तों चीन से दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई। दोस्तों पहले इस वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया, उसके बाद कोविड-19 का नाम, इसका आधिकारिक नामकरण कोविड-19 जो है किया गया। तो आइए देख लेते हैं कोविड इसका नाम कैसे पड़ा और कोविड का फुल फॉर्म होती क्या है। दोस्तों कोविड-19 जो है WHO के अनुसार कोविड-19 के अंदर CO का मतलब दोस्तों कोरोना है, CO से तात्पर्य है कोरोना, और VI का मतलब है विषाणु, VI मतलब वायरस को विषाणु बोलते हैं, आप जानते ही हैं। और D से होता है दोस्तों डिजीज मतलब बीमारी होती है। और संख्या जो इसमें 19 लिखा हुआ है ये 2019 को जो है जो कि बीमारी का पता लगने का ये जो वर्ष है उसको चिन्हित कर रहा है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताऊं कि कोविड जो है 2019 के अक्टूबर-नवंबर तक चीन को पता चल गया था कि कोरोना जैसी नाम की कोई खतरनाक बीमारी है और ये बहुत ही संक्रमण वाली बीमारी है जो कि एक से दूसरे बंदे को फैलती है। लेकिन फिर भी चीन ने WHO को और दुनिया को इस बीमारी के संबंध में हमेशा अंधेरे में रखा और आज भी वो नहीं मानता कि हमारे कहां से और किस लैब से स्प्रेड हुआ। फिलहाल खैर अभी तो कोरोना को 3-4 साल हो गया, अब हम जानते ही हैं कि कहां से फैला, क्या कुछ कारण रहा। उसके बाद देख लेते हैं कि दोस्तों कोरोना के सामान्य लक्षणों में जो शुरू में दिखता है वह खांसी, बुखार और श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेने में रुकावट से संबंधित इसका जो कोरोना का मुख्य लक्षण दिखता है। दोस्तों गंभीर संक्रमण में निमोनिया, किडनी का फेल हो जाना भी इसमें शामिल है जिससे अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे कितने लोग मारे गए कोरोना से, इसका ये एक वैश्विक विभीषिका थी, पैंडेमिक थी, इसकी जो है हमें ख्याल भी आता है तो रूह कांप जाती है। और किस तरह से इंडिया या फिर और भी कई विकासशील देशों में, क्योंकि अविकसित देशों का तो हाल बहुत ही बुरा था, लोग कितने एकदम थोक में मर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया में दोस्तों मतलब अफरा तफरी का माहौल था कोविड से, और कोविड ने दोस्तों दुनिया को बिल्कुल रोक दिया था और कोविड से जो है बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए और बहुत संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, लोगों ने अपने खोए और किस तरह से पूरी दुनिया में दुख व्याप्त हुआ, ये सब आपने टीवी और समाचारों के अंदर आपने देखा होगा। फिलहाल हम पढ़ाई के दृष्टिकोण से कोविड-19 की बात करते हैं और आइए देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या है। दोस्तों कोविड की सामान्य जानकारी के बाद अब हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के कुछ महत्वपूर्ण संस्करण जो आज भी कहीं न कहीं एग्जाम में जो है रिलेवेंस बनाए हुए हैं। दोस्तों ओमिक्रॉन का आपने नाम खूब सुना होगा, ये कोविड का एक प्रकार था, एक संस्करण था जिसको जो है नाम बोलते हैं दोस्तों B11529, ये आप याद रखना। और ओमिक्रॉन ये वेरिएंट है। दोस्तों नवंबर 2021 में इसे दक्षिण अफ्रीका में
पहचाना गया था। ओमिक्रॉन को दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया था नवंबर 2021 के अंदर, ये आप याद रखना। और दोस्तों डेल्टा, ये भी एक वेरिएंट है कोरोना का, जिसका नाम दोस्तों B16172 दिया गया। और 2020 के अंत में दोस्तों भारत में डेल्टा वेरिएंट उभरा था। तो आपको याद रखना है कि डेल्टा वेरिएंट जो है भारत से उभरकर पूरी दुनिया में फैल गया। और दोस्तों अगला वेरिएंट था गामा वेरिएंट, जो कि 2020 में ब्राजील में उभरा, ये आपको याद रखनी है। और दोस्तों अगला वेरिएंट जो है वह है बीटा वेरिएंट। बीटा वेरिएंट दोस्तों जो है, बीटा वेरिएंट को, गामा को P1 बोलते हैं और बीटा को B1351 बोलते हैं। दोस्तों गामा बीटा जो है 2020 में जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर फैला। तो ये आपको चारों वेरिएंट का नाम जो है आपको कम से कम याद रखना है। ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका, डेल्टा भारत, गामा ब्राजील, बीटा दक्षिण अफ्रीका। तो इतना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक वेरिएंट और है अल्फा वेरिएंट कोरोना का, इसका नाम दोस्तों B117 है। इसे वर्ष 2020 में 20 के अंत में ब्रिटेन के अंदर पहचाना गया था। तो आप याद रखना कि अल्फा वेरिएंट जो है वो 2020 में ब्रिटेन के अंदर पहचाना गया। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण टर्म आती है यहाँ पर, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसकी चर्चा कर लेते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न आखिर है क्या। इस तरह की शब्दावलियों को एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस या और भी महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट के अंदर या जो है केंद्र के अंदर जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सब के लिए ये सब टर्म्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों जो वायरस होता है, इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न को ध्यान से देखिएगा। वायरस के इस वेरिएंट के परिणाम स्वरूप संक्रामकता में वृद्धि, अत्यधिक गंभीर बीमारी जैसे अस्पताल में भर्ती या मृत्यु हो जाना, पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी में महत्वपूर्ण कमी, उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक उपचार की विफलता देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर क्या होता है, संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी हो जाती है, पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान जो उत्पन्न एंटीबॉडी था उसमें कमी हो जाती है, और उपचार या टीके की प्रभावशीलता में भी कमी हो जाती है। तो वहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। और नैदानिक जो उपचार होता है उसमें भी विफलता हो जाती है, उसे हम जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दे देते हैं। तो ये शब्दावली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो कोरोना की अगली टर्म है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप और भी ध्यान से देखना। दोस्तों यह एक विशिष्ट जेनेटिक मार्कर वाला वेरिएंट है जो रिसेप्टर बाइंडिंग में परिवर्तन करने, पूर्व में हुए संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा संक्रमण के प्रभाव को कम करने, नैदानिक प्रभाव तथा संभावित उपचार को कम करने या संक्रमण के प्रसार या बीमारी की गंभीरता में वृद्धि करने से संबंधित है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न आपको याद रखना है। दोस्तों वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दो जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उनमें है पहला MU, जिसको हम B1621 के नाम से जानते हैं, जो कि 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में उभरा। कोलंबिया दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, वहां पर जो है MU वेरिएंट जो है उभरा 2021 की शुरुआत में। और दोस्तों दूसरा वेरिएंट है लंबाडा। लंबाडा का नाम जो है दोस्तों C37 नाम दिया गया है, और 2020 के अंत में यह पेरू में उभरा। पेरू भी जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दोस्तों आई होप आपको कोरोना से संबंधित इतनी जानकारी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी का आप निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे ब्राजील की। ब्राजील के अंदर जो इलेक्शन जो हुआ है, और उसमें जो है बोल्सोनारो जो है आउट हुए हैं और लूला डी सिल्वा इन हुए हैं। लूला प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के, तो उसकी हम जो है चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि ब्राजील का इलेक्शन। दोस्तों ब्राजील में जो है लूला डी सिल्वा ने मौजूदा जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो उनको हरा दिया। किसने? लूला डी सिल्वा ने राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को हरा दिया, और लूला को तकरीबन 50.9% वोट मिले, और तीसरी बार जो है ब्राजील के राष्ट्रपति बनने वाले हैं लूला डी सिल्वा। तो आइए देखते हैं लूला डी सिल्वा और ब्राजील का थोड़ा सा मैप, उसके बाद इस घटना की विस्तार से चर्चा जो है हम करेंगे। दोस्तों ये रहा आपके सामने ब्राजील का मैप, और ब्राजील की जो है राजधानी है दोस्तों ब्राजीलिया,
और ब्राजील के जो है एक बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पे कहीं, ये है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह को आप याद रखना कि सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा देश जो है ब्राजील है। दोस्तों ब्राजील जो है उसकी राजधानी ब्राजीलिया है, मैंने आपको बताया। और ब्राजील का जो रुपया है दोस्तों वो रियल बोलते हैं, ब्राजील के रुपए को रियल बोलते हैं। दोस्तों ब्राजील जो है पुर्तगालियों द्वारा जो है औपनिवेश बनाया गया था और पुर्तगालियों से ही ब्राजील आजाद हुआ है और इसलिए वहां की जो ब्राजील की प्रमुख भाषा है वह जो है दोस्तों पुर्तगाली ही ब्राजील की प्रमुख भाषा के तौर पर कंसीडर की जाती है। अब दोस्तों जो ब्राजील का जो है भौगोलिक मैप है वो देख लेंगे कि ब्राजील किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। दोस्तों ब्राजील जो है दक्षिण में जो है उरुग्वे से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और दक्षिण में ही जो है दोस्तों अर्जेंटीना जैसा देश यहाँ पर लगा हुआ है। अर्जेंटीना फुटबॉल के मामले में बहुत फेमस, आप अर्जेंटीना को सिर्फ फुटबॉल की वजह से ही आप याद रखते हैं दोस्तों। और पराग्वे दक्षिण पूर्व में दक्षिण पश्चिम में पराग्वे, फिर बोलीविया दक्षिण पश्चिम में ही पड़ेगा और उत्तर में दोस्तों ब्राजील पेरू जैसे देश से, छोटे देश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया भी जो है ब्राजील से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों यहाँ पर है तेल संपन्न देश वेनेजुएला में भी 2016-15 के दौर में बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ, वहां भी राजनीतिक उठापटक, तेल के चक्कर में तेल का खेल जो है अमेरिका ब्राजील के वेनेजुएला के अंदर करता रहता है, जो कि एक ब्राजील का बॉर्डर कंट्री है, पड़ोसी देश है। दोस्तों ब्राजील के पड़ोसी देशों में और एक देश जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ पर गुयाना आपको दिख रहा होगा, गुयाना से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और सूरीनाम दोस्तों, सूरीनाम से भी, जो कि सूरीनाम में भारतवंशी लोगों की गवर्नमेंट है, वहां से भी जो है ब्राजील की बाउंड्री लगती है। सूरीनाम, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये सूरीनाम है, यहाँ से जो है ब्राजील की बाउंड्री लगती है। और दोस्तों एक देश है छोटा सा फ्रेंच गुयाना से भी ब्राजील की बाउंड्री लगती है। तो एक एक करके देख लेंगे फिर से ब्राजील की बाउंड्री कहाँ किससे लगती है। बात करें अगर उत्तर की ब्राजील में, तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना और वेनेजुएला उत्तर में जो है ब्राजील से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो कोलंबिया ब्राजील से टच होता है और जो है दोस्तों पश्चिम में जो है पेरू जो है बाउंड्री शेयर करता है। अब दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो बोलीविया और पराग्वे, और दक्षिण के अंदर उरुग्वे और अर्जेंटीना यहाँ से थोड़ा सा जो है ब्राजील से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों ब्राजील का जो बंदरगाह है सेंटोस, यहाँ पे ये दुनिया में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कॉफी बंदरगाह किसको कहा जाता है और वो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि कॉफी बंदरगाह ब्राजील में स्थित है और सेंटोस को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब आइए चलते हैं लूला डी सिल्वा की तरफ। दोस्तों यहां पिक्चर के अंदर दो व्यक्ति दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये। अब इन दोनों में से जो लोग पहचानते होंगे उनको पता होगा कि ये भाई साहब जो है, ये जो है अभी वर्तमान में जो ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं लूला डी सिल्वा। तो ये जो है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं और ये पूर्व राष्ट्रपति ब्राजील के हैं जेर बोल्सोनारो। कौन है ये? जेर बोल्सोनारो, ये आप याद रखना। जेर बोल्सोनारो ये जो है पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे ब्राजील के, अब जो है लूला जो है राष्ट्रपति हो चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि लूला डी सिल्वा जो है वो किस पार्टी से थे, तो आपको याद रखना है कि लूला डी सिल्वा जो है वो वर्कर्स पार्टी से थे। कौन सी पार्टी? वर्कर्स पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो लूला डी सिल्वा वर्कर्स पार्टी से है और वे जो है इस समय राष्ट्रपति हैं ब्राजील के। तो ये जेर बोल्सोनारो को भी आप याद रखना, हो सकता है कि कई बार आपसे पूछ ले, पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आई होप आपको पिक्चर के थ्रू कनेक्ट करने में आसानी होगी और आप समझ पाएंगे कि लूला डी सिल्वा और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो का स्टेटस क्या है। अब आइए मुख्य चर्चा की तरफ। दोस्तों लूला डी सिल्वा ने मौजूदा राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो को हरा दिया। लूला को 50.9% वोट मिले और तीसरी बार जो है ब्राजील के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेंगे लूला डी सिल्वा। दोस्तों लूला की जीत चौंकाने वाली थी क्योंकि आखिरी वक्त में दोनों के बीच कांटे की टक्कर चली थी और बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले थे और लूला को जो है 50.9% वोट मिले और वो जो है फाइनली जीत के राष्ट्रपति पद पर आए।
दोस्तों ब्राजील की थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं कि ब्राजील में दोस्तों तेल उत्पादन काफी तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जल्दी ही जो है ब्राजील दुनिया के शीर्ष 5 तेल उत्पादक देशों में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों दुनिया के लिए ब्राजील जो है तेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तेल का खेल दुनिया में कैसे चलता है आप सबको इसकी इंपॉर्टेंस पता ही होगी। दोस्तों ज्ञात हो आपको कि ब्राजील जो है भारत को कच्चे तेल का सबसे अधिक निर्यात करता है। ब्राजील जो है भारत को किसका निर्यात करता है? कच्चे तेल का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। दोस्तों यहाँ पर एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ब्राजील के अमेजन वन होते हैं दोस्तों, अमेजन वर्षा वनों का एक प्रकार है जो कि ब्राजील के अंदर बहुत बड़े क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो कि पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। ब्राजील के वर्षा वन जो है वो पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, जो कि ब्राजील की भूमि के 40% भाग पर फैले हुए हैं। तो ये जो है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब रुख करेंगे हम आखिरी जानकारी के लिए, और आखिरी जानकारी की तरफ रुख करेंगे और उस जानकारी का नाम है दोस्तों श्रीलंका। हमारे दक्षिण में पड़ोसी देश श्रीलंका के आर्थिक संकट पर और विस्तार से चर्चा करेंगे श्रीलंका के आर्थिक संकट की। दोस्तों श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आया, आर्थिक संकट आया कब? मार्च 2022 में। श्रीलंका एक बड़े आर्थिक संकट का सामना किया 2022 में, और 1948 में जब से श्रीलंका आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक का यह सबसे बड़ा जो है आर्थिक संकट जो है श्रीलंका को देखने को मिलता है। दोस्तों अपने परंपरा और अपने रीति रिवाज को कायम रखते हुए हम सबसे पहले चलेंगे अपने पड़ोसी देश का मैप देखेंगे, उसके बाद कुछ छोटी छोटी सामान्य जानकारियां चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है चर्चा को और ज्यादा गंभीरता से हम लेते हुए उसको विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। तो आइए मैप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं श्रीलंका का मैप। दोस्तों अगर दुनिया में श्रीलंका ढूंढना हो तो बड़ा आसान है, वो भी भारतीयों के लिए। भारत आप देख ही रहे हैं, ये जॉइंट नेशन, और उसके दक्षिणी तट पर है दोस्तों अपना श्रीलंका पड़ोसी मित्र। और श्रीलंका की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। इसको श्री जयवर्धनी कोटा पूरा कोट भी जो है कभी कभी श्रीलंका की राजधानी कहा जाता है, या फिर उसका नाम रखने का कुछ प्रस्ताव ऐसा कुछ चल रहा है, वो आप सर्च कर लेना। और श्रीलंका जो है हिंद महासागर के अंदर एक बहुत ही जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। और ये आप देखेंगे मलक्का जल संधि यहाँ से आती है, और यहीं से जो है आता है हमारा ऊपर वाला पड़ोसी चाइना, और अपना इसी सी रूट से एंटर करता है मलक्का जल संधि से, तभी वो जो है हिंद महासागर के अंदर आता है। और ये आपका अरबियन सी आपको दिख रहा है। तो श्रीलंका दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा श्रीलंका कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका का थोड़ा सा, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो वर्तमान में गोटाबाया राजपक्षे हैं, उनका जो है थोड़ा सा चेहरा देखेंगे, उनकी पिक्चर देखेंगे, उसके बाद श्रीलंका की कुछ सामान्य जानकारी देखेंगे, फिर हम चलेंगे जो है मुख्य चर्चा की तरफ। दोस्तों ये जो व्यक्ति हैं वे हैं गोटाबाया राजपक्षे। इनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, आपको बता ही दिया था। श्रीलंका की जो रुपीज है उसका नाम है दोस्तों श्रीलंकाई रुपया जो है श्रीलंका का रुपया का नाम है श्रीलंकाई रुपया। और जो है दोस्तों श्रीलंका का नाम जो है पुराना नाम सिलोन हुआ करता था, जो कि 1972 में चेंज करके सिलोन में सिरी लगा के और लोन को लंका बना दिया गया, और तब से 1972 से श्रीलंका का नाम श्रीलंका पड़ गया। दोस्तों श्रीलंका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है वेदा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण में जो है श्रीलंका जो है दोस्तों भारत से पाक जल संधि के थ्रू जो है अपनी वो विभाजित होता है। अब आपको श्रीलंका के राजपक्षे जो गोटाबाया राजपक्षे उनकी तस्वीर देखने के बाद थोड़ा सा इमेज जो है क्रिएट हो गई होगी श्रीलंका की आपके दिमाग में। अब आइए जो है चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं विस्तार से श्रीलंका के आर्थिक संकट को। ठीक, जो श्रीलंका का आर्थिक संकट है उसकी आइए थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। मार्च 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, ये आपको मैंने बताया। 1948 में जब से आजाद हुआ तब से अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। अब जो है महत्वपूर्ण बात इसके कारणों पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जो है श्रीलंका में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया। दोस्तों श्रीलंका के आर्थिक संकट का राजनीतिक कारणों की बात करें तो श्रीलंका में जो गोटाबाया राजपक्षे जिनकी अभी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वे जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए
उसके बाद से ही श्रीलंका के अंदर आर्थिक संकट की शुरुआत हुई। दोस्तों गोटाबाया राजपक्षे की कहानी है थोड़ा नेपोटिज्म से रिलेटेड। जब ये जो है गोटाबाया राजपक्षे जो है प्रेसिडेंट बनते हैं तो वहां पर पीएम बनाते हैं एक भाई जो है एक ब्रो बनता है पी से प्रेसिडेंट और एक ब्रो को बना दिया जाता है जो है वहां पर पीएम। पीएम बनते हैं महिंद्रा राजपक्षे जो कि गोटाबाया राजपक्षे के भाई हैं महिंद्रा भाई। और ये गोटाबाया राजपक्षे जो है प्रेसिडेंट वहां पर बनते हैं और अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे को वहां पर प्रधानमंत्री बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने एक और भाई को कोई और महत्वपूर्ण मंत्रालय, फिर एक और भाई को, ऐसे ऐसे इन्होंने अपने पूरे परिवार को ही श्रीलंका की राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण जो सरकारी पद थे उन पर जो है जो राजनीतिक पद थे श्रीलंका में उन्होंने बैठा दिया। उसके बाद इन पूरे परिवार ने मिलकर गोल गोल घुमाया श्रीलंका की इकोनॉमी को। उसके बाद वहां पे जो इकोनॉमिस्ट थे श्रीलंका के अंदर वे कह रहे थे कि आप आईएमएफ जैसे देशों से आप चर्चा करें कि आखिर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी डूबती क्यों जा रही है। तो इन्होंने कहा कि हम श्रीलंका के आंतरिक मामले में दुनिया का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए दुनिया की राय हम नहीं ले सकते। और यहीं पर इन लोगों ने मूर्खता कर दिया। तो आई होप आपको श्रीलंका के आर्थिक संकट का राजनीतिक कारण क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक और जो है संकट कारण की तरफ। दोस्तों इस राजनीतिक संकट के बाद जो है कोलंबो में जो है श्रीलंका की जो राजधानी है वहां पे अप्रैल के 2019 में ईस्टर के मौके पर एक बम विस्फोट हो गया श्रीलंका में। उसमें 253 लोग मारे गए। और उसके बाद दोस्तों जब किसी देश में जो है बम विस्फोट होता है और इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं तो जाहिर तौर पे वहां जो पर्यटन होते हैं वो पर्यटन जो है जो टूरिज्म है वो ठप हो जाएगा। तो पर्यटकों की नेशनल इंटरनेशनल मान लीजिए कि पर्यटकों की जो संख्या थी उसमें गिरावट आई, जिससे जो है विदेशी मुद्रा भंडार इनका गिर गया, नीचे गिरता गया। तो दोस्तों यहां पर जो है पर्यटकों का इंटरनेशनल पर्यटकों की बात की जा रही है। यहाँ पे बम विस्फोट हुआ, फिर पर्यटक आना बंद हो गए, फिर इनके विदेशी जो मुद्रा भंडार है, अब भाई विदेशी पर्यटक आएंगे तभी तो विदेशी मुद्रा लेकर आएंगे, तो इसलिए इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पर्यटन में कमी की वजह से कम होता गया। और एक नई घटना जब घटी 2020 में, आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है कोविड-19 हुआ। तो कोविड-19 की महामारी ने भी इनकी जो है ऐसी की तैसी जो है श्रीलंका की इकोनॉमी की कर दिया, जिसमें दोस्तों चाय, रबर और मसाला और कपड़े का जो निर्यात जो है श्रीलंका जो करता था उसमें भारी संख्या में नुकसान उसको हुआ। पर्यटन का आगमन और राजस्व में कमी, इन दोनों में तेजी से जो है गिरावट आई। इससे भी श्रीलंका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा। और अगला बड़ा कारण है दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, जो इन कारणों की उपज था। दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होने पर जो है श्रीलंका में संकट शुरू हो गया, आर्थिक संकट, जो कि फरवरी 2022 के अंत तक पिछले 2 वर्षों में 70% से घटकर केवल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही इनका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार रह गया। और 2022 में देश में लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण भी हो गया, इनको विदेशी ऋण दायित्व भी हो गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कारण रहा श्रीलंकन इकोनॉमी के क्राइसिस का। अगला जो कारण है दोस्तों वह खेती, जो जैविक खेती है, खेती का एक प्रकार है, उसकी तरफ ये पगले तुरंत ही आगे बढ़ लिए और ये सोचे कि रातों रात ही हम जैविक कृषि में अग्रणी देश बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि जैविक कृषि ने इनका बेड़ा किस तरह से गर्क किया। दोस्तों इन्होंने अचानक ही जैविक खेती की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया। 2021 में सभी जो उर्वरक थे उनके आयात पर पूरी तरह से जवानों ने प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद यह घोषित किया कि श्रीलंका रातों रात 100% जैविक खेती अपनाने वाला देश बन जाएगा। फिर रातों रात जैविक खादों की ओर जाने से खाद्य उत्पादन पर भारी दबाव बढ़ा। जब जैविक खेती अपनाएंगे दोस्तों, जैविक खेती एनवायरनमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, एनवायरनमेंट को लाभ देती है, लेकिन जो उत्पादन होता है उस पर अचानक जो है बहुत बड़ा बोझ पड़ा। जो उर्वरकों से जो है उत्पादन ज्यादा होता है, आप हरित क्रांति से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक दौर था जब हमारे देश में खाद्यान्न की इतनी बड़ी कमी थी, तो फिर हमने हरित क्रांति 1960-70 के दशक में अपनाया, तो हम जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो पाए और अपने देश की जरूरतें भी पूरी करके हम उसका निर्यातक देश भी बन पाए। तो दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने जैविक खेती को अचानक अपनाकर 100% जैविक खेती की तरफ बढ़ करके भी बड़ी गलती कर दी और खाद्यान्न उत्पादन में इनके भारी कमी हो गई। दोस्तों जैविक खेती अपनाने का इनका नतीजा क्या हुआ कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मूल्यह्रास
मुद्रा और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने के लिए क्या लगा दिया, आर्थिक आपातकाल। ठीक है दोस्तों, ये किया उन लोगों ने। तो राजनीतिक जो निर्णय है कितना इंपॉर्टेंट होता है आप देख ही रहे होंगे। और दोस्तों अगला बड़ा कारण था चीन का कर्ज का जाल। और चीन कर्जे में कैसे डूबा था, कैसे किसके कर्जे में फंसा, चीन के कर्ज सॉरी श्रीलंका कर्जे में डूबा चीन के कर्जे में, वो थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। दोस्तों चीन पूरी दुनिया के गरीब देशों को अपने डेब्ट ट्रैप कर्ज के जाल में फंसाता जा रहा है। और सभी देश जो चीन की तरफ रुख कर रहे हैं उनमें उनके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ ही रहा है, जिनसे भी चीन की सरकारों का ताल्लुकात बहुत अच्छा होता है जिनसे भी, और वो दोस्तों आर्थिक संकट से तो घिरे ही रहते हैं। श्रीलंका का आपने जो है उदाहरण देखा ही। अब अपना पड़ोसी देश, अपना जो है सगा भाई, अपना इमरान खान, ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान, ये भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो आइए देख लेते हैं फिलहाल चीन का कर्ज जाल में कैसे श्रीलंका फंसा। दोस्तों श्रीलंका ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2005 में बीजिंग यानी कि चाइना से उधार लिया भारी मात्रा में। उसके बाद श्रीलंका ने जो है अपना एक दक्षिणी तट पर स्थित बंदरगाह हम्बनटोटा को 2017 में एक चीनी कंपनी को लीज पर भी दे दिया। और कितने साल के लिए, कमाल की बात है, ये देख रहे हैं, इतने साल के लिए, यानी कि पूरी एक सदी हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के कब्जे में, क्योंकि वह इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले बीजिंग के 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो गया था श्रीलंका, इसलिए उसने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए चीन को लीज पर दे दिया। अब देखिए आगे कहानी क्या होती है। दोस्तों चीन जो है ना, चीन ने श्रीलंका का जो है, श्रीलंका का कुल ऋण चीन के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि उसके कुल विदेशी ऋण का 6वां हिस्सा है। तो इस तरह से चीन की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। तो अब आपको श्रीलंका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, चीन की नहीं, चीन तो आगे बढ़ता जा रहा है, चीन तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों। तो अब जो है श्रीलंका के आर्थिक संकट से कैसे निपटा जा सकता है उसका थोड़ा आगे की राह, वे फॉरवर्ड, निष्कर्ष जो भी आप कहें उसको समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे निपटा जाए। दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे का कार्यकाल नवंबर 2024 तक ही है। बाद में गोटाबाया राजपक्षे को हटा करके रानिल विक्रमसिंघे भी सरकार बनाए। ये वहां पे गोटाबाया राजपक्षे को मैंने ज्यादा कोट कर दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ये इनके बनते बिगड़ते रहे तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो रानिल विक्रमसिंघे का कार्यकाल 2024 तक है। उनके पास सुधार के लिए बहुत कम वक्त है, यानी कि अगले साल ही तक। उनके समकक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि कानून व्यवस्था को बहाल करना। और विक्रमसिंघे की छवि जो है राजपक्षे परिवार के करीबी के रूप में रही है, इसलिए उन्हें जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र फैसले लेने होंगे और राजपक्षे परिवार से प्रभावित नहीं होना होगा। दोस्तों जब गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे ने मिल करके चीन की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर रानिल विक्रमसिंघे जो कि उनके परिवार के बहुत करीबी थे, वो जो है राष्ट्रपति वहां पर नियुक्त हुए या चुने गए, जो भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद की आगे की कहानी देखिए। और दोस्तों श्रीलंका आर्थिक नीतियों में भी मूलभूत रूप से बदलाव लाए, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि पर भी उन्हें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी समाप्त होती है, देश के आर्थिक सुधार के लिए उपाय उन्हें करना चाहिए। दोस्तों संकट से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही युद्ध प्रभावित उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के आर्थिक विकास के लिए उन्हें एक रोड मैप बनाना चाहिए। सरकार को तमिल राजनीतिक नेतृत्व के साथ हाथ मिलाना चाहिए। तमिल राजनीतिक नेतृत्व, क्योंकि तमिल भी वहां पर एक सिंगली और तमिल वहां सबसे बड़ी आबादी जो है श्रीलंका के अंदर यही दोनों है। तो तमिल जो है भी जो जाफना वाले क्षेत्र में जो है अपने लिए एक देश की मांग करते रहते हैं और उनसे हमेशा जो है एक डिस्टर्बेंस श्रीलंका के अंदर क्रिएट होता है। तो इसमें वे फॉरवर्ड में ये कहा जा रहा है कि उनको श्रीलंका की सरकार को तमिलों से भी अच्छे से बातचीत करके उनके जो है मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। दोस्तों अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें घरेलू कर राजस्व को बढ़ाना होगा और उधारी को सीमित करने के लिए सरकारी व्यय को कम करने जैसे उपयुक्त कदम जो है उन्हें उठाने पड़ेंगे। रियायत, सब्सिडी संबंधी व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए रणनीतिक कदम उठाना चाहिए उन्हें। और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करना पड़ेगा। उसके लिए एक सकारात्मक माहौल और रणनीति बनाने की उन्हें जरूरत है। तो दोस्तों ऊपर जो दिए हुए निम्नलिखित प्रयास हैं वो श्रीलंका की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए वहां की जो है राजनीतिक नेतृत्व को अपनाने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं, चूंकि हमारा दक्षिण में सबसे ज्यादा करीबी है श्रीलंका, तो उसमें देख लेते हैं कि भारत को इसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों जो है भारत को
जो है भारत ने अपने पड़ोसियों के संबंध में हमेशा एक मजबूत जो है एक नेबरहुड फर्स्ट नीति, आपको मैंने दक्षिण एशिया जब पढ़ा रहा था समकालीन विश्व राजनीति की बुक से, तो वहां पर मैंने नेबरहुड फर्स्ट नीति का बहुत अच्छे से जिक्र किया था। वो आप जाके चैनल को विजिट करोगे तो वहां पर आपको नेबरहुड फर्स्ट नीति दिखेगी, और फिलहाल उसका जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अंदर उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है आप इंडिया की देख लेना। तो भारत जो है अपने पड़ोसियों के संबंध में नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसियों को पहला प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता देने की नीति पर काम कर रहा है, करता ही है हमेशा से। तो श्रीलंका को मौजूदा संकट से बाहर निकालने में अतिरिक्त सहायता देकर जो है भारत को मदद करनी चाहिए, जो कि भारत कर भी रहा है, भारत ने किया भी। दोस्तों भारत जो जरूरी मदद कर रहा है, उसके साथ ही भारत को श्रीलंका संकट को वैश्विक एवं बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इकोनॉमिक इनिशिएटिव है उसमें जैसे जो क्षेत्रीय मंच है उस पर प्रभावी तरीके से इसको उठाना चाहिए। इससे न सिर्फ भारत को कूटनीतिक बढ़त हासिल होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत का कद जो है वो बढ़ेगा। दोस्तों चीन जो है श्रीलंका का चीन से मोहभंग कराना बहुत जरूरी है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी उपस्थिति और प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भारत के हित में ये काम होगा। अगर चीन को जो है इमेज खराब होती है श्रीलंका की नजर में, तो चीन निश्चित तौर पे अपना एक्सेस खो देगा इंडो पैसिफिक रीजन में। फिलहाल जो है हिंद महासागर में तो अगर श्रीलंका का मोहभंग हुआ चीन से तो वो खो ही देगा, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा मालदीव पर डिपेंड नहीं है, चीन जो है श्रीलंका पर ज्यादा डिपेंड है हिंद महासागर के अंदर। तो दोस्तों ये रही संपूर्ण चर्चा द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स की। अब जो है दोस्तों चौथा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स की। आई होप मैं मानता हूं कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन बड़े वीडियो से भी क्या दिक्कत है, अगर हमें जानकारी मिल रही है, 4-5 घटनाओं की विस्तृत जानकारी अगर हमें मिल रही है, तो हमें बड़ा वीडियो देखने में क्या ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को है, उसके लिए आप लोग लगे ही होंगे, और मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आप सबके लिए उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूं, जिससे आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको मदद मिल सके। दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। और दोस्तों एक जानकारी जो आप लोगों को मैं सोच रहा हूं कि दे दूं, दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट हुआ है इस यूट्यूब चैनल के नाम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम दोस्तों कंपटीशन वॉर ही है। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल के एकदम डिक्टो नाम से जो है टेलीग्राम चैनल जो है बनाया गया है, जिसपे द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली की जो करंट अफेयर्स होती हैं, डेली की जो न्यूज़ होती हैं, उनको दोस्तों मैं हिंदी में आपके लिए वहां पर टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। तो उन न्यूज़ को आप लोग देखिए और टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए और उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल न भूला करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, तो लास्ट में जब आप देख चुके हैं तो आपको जैसा भी वीडियो लगा हो, अच्छा बुरा या कोई सुधार की आवश्यकता हो, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा लिख दिया करिए, जिससे हमें जो है आपके लिए अच्छी और इम्प्रूवमेंट करके वीडियो लाने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें।